नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्धसत्य। इंसान जब घर से निकलता है, धार्मिक शोभा यात्रा में शामिल होने जाता है, इस उम्मीद में चलता है कि वह नेक काम कर रहा है। अभी 1 किलोमीटर का फासला ही वह तय करता है कि अचानक हमला हो जाता है। चारों तरफ से पत्थर चलने लगते हैं। फिर भीड़, जो एक इंसान था वो सिर्फ एक नहीं था, हजारों हजार की भीड़ थी और उस भीड़ पर लाठियां लेकर के लोग दौड़ते हैं। पत्थरें, हर तरफ से पत्थर चलने लगते हैं। सोचिए कि हजारों लोग जिस यात्रा में शामिल हैं, उनकी हालत कैसी होगी, उनकी जान पर बनाई होगी। ध्यान यह भी रखिए कि उस यात्रा में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये मामला हरियाणा के नूह का है, जो मेवात के इलाके में आता है। यात्रा जब मुस्लिम बहुल इलाके से निकल रही थी, तभी हमला हुआ और अभी आप उसी हमले की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चारों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी, नीचे से, छतों से, दाएं से, बाएं से। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भागे तो कहाँ और किधर। बाद में हमलावरों ने, जिन्हें आप दंगाई भी कह सकते हैं, हथियार लेकर अलग अलग गलियों से निकले और भीड़ को मारने के लिए दौड़ पड़े। शोभा यात्रा में शामिल लोगों को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए जिसको जो सुरक्षित ठिकाना मिला वहीं घुस गया। हजारों लोग भागकर उस मंदिर में गए जहां से यात्रा निकली थी, मगर आसरा लेने वाले ये सभी लोग जहां थे वहां घंटों फंसे रह गए। शोभा यात्रा के लिए पुलिस की जो टीम तैनात थी, उसने पहले तो लाठी चार्ज करके हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन हमला उन पर भी होने लगा और चूंकि उनकी तादाद उतनी नहीं थी जितने हमलावर थे, इसलिए स्थिति को काबू करना उनके लिए भी मुश्किल हो गया। दंगाई पूरे नूह में सड़कों पर थी, गाड़ियों को चुन चुन कर जला रहे थे और दुकानें फूंक रहे थे। जानते हैं, जब लोगों की संपत्ति जलती है तो सिर्फ सामान नहीं जलता, इंसान की बरसों की मेहनत की कमाई, उसके रहने जीने का आसरा, ये सब जलते हैं। हमला करने वालों के लिए तांडव ने समूचे नूह को, जो हमलावर थे उनके तांडव ने समूचे नूह को जैसे बंधक बना लिया। उस पूरे इलाके में सिर्फ उनकी दहशत और हिंसा का उस समय राज चल रहा था। लेकिन अचानक इस कलश यात्रा के ऊपर जो है हमला कर दिया गया था। तमाम आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं, तमाम जो लोग हैं जो इस कलश यात्रा में जो शामिल होने के लिए यहाँ पर जो लोग पहुँचे थे, लेकिन उनके ऊपर यहाँ पर हमला कर दिया गया था तमाम लोगों के ऊपर जो है, जिसके बाद इन लोगों को अब यहाँ से रेस्क्यू कराया गया है। आप तमाम लोगों को देख सकते हैं। आप भी उस दौरान थे, हुआ क्या था एक्चुअल में? सर, वहाँ पर से हम अपनी जल सभी चेक कर करके हम निकल रहे थे और उन्होंने बीच रास्ते में हमारे ऊपर पथराव बहुत जोर से करा, जोर शोर से फायरिंगें करी, पथराव करा, पेट्रोल बम में फेंक के मारे। मेरे खुद घुटने के अंदर चोटें हैं, काफ़ी ज़्यादा चोटें आई, कमर में चोटें हैं, हमारी गाड़ियों में आग लगा दी गई है। और पुलिस प्रशासन वहाँ पर कोई भी कैसा भी पल का एक वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन कहीं था ही नहीं। क्योंकि आप सुबह के बाद आप रेस्क्यू कराया गया, अब लाया गया, तो किस तरीके से आप लोगों ने बना लिए थे? अब हमको पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पे लाया। हम पुलिस लाइन में, पुलिस ही हमको आगे की सिचुएशन में लाएगी और वो पहुंचाएगी। बंधक बना लिया गया था हमारे को, वहाँ पर कम से कम 4 घंटे तक बंधक बना के रखा। पहाड़ी के ऊपर से गोलियां चला रहे थे वो, और पुलिस प्रशासन वहाँ देख रहा है खड़ा होके। कि केवल आज ही ये सब कुछ प्लान हुआ या पहले से ये पहले से प्लान कर रखा था उन्होंने। मुश्किल से बचे हैं। अगर ये एक आम सा मतलब कोई जागरण या कोई किसी संत का समागम होता तो हम नहीं बच पाते। ये तो मतलब आरएसएस और बजरंग दल की ताकत है। आप देख सकते हैं तमाम लोग सरकारों का कोई खौफ नहीं है, ना यहाँ पे किसी। क्या गोलियां भी चली? आप गोलियां चली है, हजारों राउंड गोलियां चली है। और वहाँ पे सरेआम जो है पहाड़ों पे चारों तरफ से घेरा हुआ था जिहादियों ने। नूह के नलहर मंदिर, शिव मंदिर पे इस वक्त इंडिया न्यूज़ पहुंचा है। ये वही ग्राउंड रिपोर्ट जहां से हम कर रहे हैं, ये वही स्पॉट है जहां से शोभा यात्रा निकलनी थी। इसी शिव जी की जो मंदिर है, ये तकरीबन
500 साल पुरानी मंदिर बताई गई है और यहीं से शोभा यात्रा निकली थी और उसके बाद यहीं पर भी पथराव हुआ और यहाँ पर कल देर रात तक यहाँ पर लोग फंसे रहे। और बताते हैं कि ठीक मेरे पीछे जो दूसरी तरफ पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर से जो ठीक मेरे पीछे पहाड़ी है, यहाँ से गोलियां चल रही थी और यहाँ तकरीबन 2500 से ज़्यादा लोग फंसे हुए थे, जिसमें महिला, बच्चे और बुजुर्ग थे। क्या नाम है आपका? सरपंच जी, ये बताइए कि कल का जो वाकया था, क्या था मंजर, क्या पता चला कि आप उस वक्त थे या आप? गोलियाँ चल रही हैं नंजड़ मंदिर पर। हाँ। तो मैं घर आया, घर आने के बाद देखे तो मेवात में हाहाकार पूरे शहर में हो रहा था। तो और सुबह शाम की 6 से 9 के बीच आप यहीं थे? हाँ, यहाँ पे कुछ था उस वक्त? नहीं, भंडारा चला था उस लंडन। वक्त कुछ नहीं था? कुछ नहीं था। बहुत जो बढ़िया मामला बिगड़ा वो कब से बिगड़ा? वो डेढ़ के आसपास चला है, 1:30-2 के बीच में। दोपहर में? हाँ, दोपहर में। और गोलियां किस वक्त चली? गोलियाँ जी 2-2:30 बजे से और 5 बजे तक। जब चले गए, आप जब तक थे तब तक गोली नहीं कोई थी? कोई नहीं, बहुत बढ़िया और फायरिंग यहाँ पे कब से हो रही थी? फायरिंग हो रही है। ये 3-4 बजे से इधर से 3-1 बजे से ऊपर चढ़ गए हैं। तो उनने फायरिंगबाजी कर दी था। इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर्स आपको ग्राउंड से बता रहे थे कि उस समय क्या हुआ था, कितनी देर तक लोग फंसे हुए थे, दहशत कितनी थी, कोहराम कितना था और हमलावर जो है वो किस तरीके से पूरे इलाके को अपने कब्ज़े में लिए हुए थे। लेकिन हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुड़गांव के सेक्टर 70 में आग लगी हुई है और आगजनी की तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये गुड़गांव का वो इलाका है जो सेक्टर 70 का कहा जाता है, यानी कि नूह में जो दंगा भड़का, जो हिंसा भड़की, जो हमला हुआ, उसका असर हरियाणा के कई इलाकों में जो नूह के आसपास के मेवात का पूरा इलाका होता है, सोहना का है, गुड़गांव का है, नूह का है, इस इलाके में आगजनी, फसाद, हिंसा अब भी जारी है। ये तस्वीरें गुड़गांव की हैं। लोग वहाँ आप दिख रहे होंगे जो बुझाने की कोशिश में हैं। कौन से लोग थे जो आकर के आग लगा गए, कौन से हमलावर थे, कहाँ से आए थे, उनकी शिनाख्त अभी तक हुई नहीं है। लेकिन ऐसा आप हरियाणा के कई हिस्सों में पाएंगे कि अचानक एक भीड़ आती है और आकर के वो आग लगा जाती है, लूट जाती है, लोगों को मार जाती है और फिर वो निकल जाती है। तो इस तरह के हालात वहाँ बने हुए हैं, बावजूद इसके कि वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की तैनाती बड़े पैमाने पर की गई है। समूचे हरियाणा में फोर्स मजबूती से खड़ी है। अब आप सोचिए कि नूह में जो हुआ वो कैसा हुआ। कुछ लोग किस तरीके से लाठी, डंडा, गोली, बंदूक के बूते एक इलाके पर देखते ही देखते कब्जा कर लेते, यह नूह में देखने को मिला। सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे के आसपास शोभा यात्रा पर हमला शुरू हुआ। हालात इतने भयानक थे कि शहर के लोगों ने बाजार और अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। इस दौरान घरों में और मंदिरों में जो लोग फंसे हुए थे बार बार पुलिस प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब आप सोचिए कि बाहर दंगाई हैं, अंदर आपने कहीं पनाह ले रखी है, आप पुलिस प्रशासन संपर्क साधना चाहते हैं लेकिन उस समय हो नहीं पा रहा। आपकी हालत कैसी होगी? चूँकि पुलिस के जवान सीमित संख्या में थे, यह भी एक कारण था, लिहाजा स्थिति उनके काबू के बाहर चली गई थी। दंगाई गोलियां भी चला रहे थे और इससे पुलिस वाले भी घायल हो रहे थे। इसी दौरान नूह पुलिस के साइबर यूनिट पर हमला बोला गया। साइबर यूनिट पर हमला क्यों बोला गया? क्योंकि उस इलाके में जो साइबर क्राइम होता है, उन लोगों के खिलाफ वहाँ के उस थाने ने बहुत कार्रवाई की थी। पहले गेट तोड़ने की कोशिश हुई, गेट नहीं टूटा तो एक बस थी, बस को स्टार्ट करके और दीवार से उसको धक्का मारा गया, दीवार गिरी, फिर साइबर थाने को फूंक डाला गया। जो पुलिस वाले वहाँ थे उन्होंने खुद को बचाने के लिए हवा में फायरिंग की और गनीमत रही कि वो वहाँ सलामत रह गए, लेकिन हमलावरों ने थाना फूंक डाला था। इस दौरान शहर के कुछ लोगों ने आला अधिकारियों से किसी तरीके से संपर्क साध लिया। करीब 3 बजे के आसपास आला पुलिस अधिकारियों का संपर्क शहर के लोगों से बन पाया और इसके 2 घंटे बाद आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स का पहुंचना शुरू हुआ। तब तक उपद्रवी शहर में काफ़ी दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर चुके थे। ये अंदेशा पहले नहीं था, लेकिन तैयारी पहले बड़ी थी, साजिश बड़ी थी। पुलिस फोर्स की तैनाती उतनी ही थी जिसने से आप यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकाल पाएं। लेकिन जो साजिश थी, जो तैयारी थी और जिस तरीके का हमला था, वो काबू से बाहर होता चला गया। हमलावरों की गोलियां गुड़गांव गए 11 पुलिस वालों को लगी,
वैसे 30 पुलिस वाले घायल हैं, लेकिन जिन 11 पुलिस वालों को गोलियां लगी जो गुड़गांव के थे, उनमें से 2 ने दम तोड़ दिया। अब तक 3 नागरिक भी मारे जा चुके हैं। सच ये है कि नूह के पूरे इलाके को दंगाइयों ने घंटों बंधक बनाए रखा। हरियाणा सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार से पैरामिलिट्री फोर्स देने की गुजारिश की। केंद्र सरकार ने रातों रात जवानों को एयरलिफ्ट करके मौके पर उतारा। आज की तारीख में समूचे इलाके में पैरामिलिट्री की 20 कंपनियां तैनात की गई और पुलिस की भी 20 कंपनियां हैं। बड़े पैमाने पर हरियाणा में पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। जो लोग पहले फंसे हुए थे, जैसे फोर्स पहुंची, उसकी पहली प्राथमिकता ये थी कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने के लिए हिसार, भिवानी, करनाल, फतेहाबाद, अंबाला, पानीपत, इन तमाम जगहों से लोग गए हुए थे। अब वे सभी लोग सुरक्षित अपने घरों को लौट गए। हालात पर काबू पा लिया गया है। हमलावरों की पहचान की जा रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि यह एक सुनियोजित साजिश थी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। जिन पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार को 57 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार ने देने का ऐलान किया है। नूह में घंटों अपनी जान की खैर बनाते जिन लोगों को पुलिस फोर्स ने बचाकर निकाला, उनकी तस्वीर आपको दिखाता हूं और उस वक्त की सारी कहानी उनकी जुबानी सुनवाता हूं ताकि आपको हालात का अंदाजा हो सके। बहुत कम था पुलिस का प्रबंध, चारों तरफ से गोलियों की बौछार, चारों तरफ से। शाम को आइए भाई, 2000 तो गाड़ियां। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गौ माता की। सबसे पहले नूह में एक बस चली गई है और उसमें हमारे बहुत हिंदुओं के लेडीज बच्चे थे। हमें नहीं पता उनको कहाँ लेके गए और लगातार मेरे सामने कम से कम मैं नहीं बता सकता कि 100 से ज्यादा तो गाड़ियां फूकी है जी। उनके कहाँ गए? और अगर पर्सनल लोगों के पास जो और भाई आप जैसे हथियार ले रहे थे पर्सनल, जो उनके अपने सेफ्टी के होते हैं, कोई सुनार है, कोई कैसा, अगर वो ना होते, एक गोली चलाते तब वो लड़के रुकते। 5 किलोमीटर दूर से गोलियां लग रही थी हिंदुओं को और वो सुबह देख लेना। और मंदिर के बाहर की कम से कम 300 या 400 गाड़ियां फूकी हुई है। इंडिया न्यूज़ के हमारे कई सहयोगी लगातार नूह और आसपास के इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट करते रहे हैं। उनको हालात की बारीक जानकारी है और वो तमाम जोखिम के बावजूद, तमाम खतरों के बावजूद आप तक वहाँ की तस्वीरें, वहाँ के हालात पहुँचाते रहे हैं। ऐसे ही मेरे 4 सहयोगी अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन निशांत, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, दीपक शर्मा, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, जावेद, उनकी रिपोर्ट भी आपने देखी, राज वर्मा। और ये वो 4 हमारे सहयोगी हैं जिनको नूह और समूचे हरियाणा में अभी इस समय भी क्या चल रहा है उसकी जानकारी है। राज, सवाल ये है कि जब यात्रा निकलनी थी वो पहले से निकलती रही है, ऐसा नहीं कि पहली बार निकल रही है, और हज़ारों की तादाद में लोग हैं। जिस तरीके से हमला हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये तुरंत की तैयारी नहीं होगी, इसके पीछे लंबी तैयारी और बड़ी साजिश होगी? और इसका आधार क्या मानते हैं आप? किस आधार पर कहा जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए अगर बात करें मेवात की 1992 के बाद ये दोबारा इस तरह के बवाल जो है वो देखने को मिला। जिस तरह की तस्वीरें देखने के लिए बिल्कुल भयावह थी। हर साल जो यात्रा है वो निकलती है, कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने, ऐसा नहीं था कि ये एकदम से हुआ, अचानक से हुआ कि दो लोग टकराए, बहस हुई और आपस में हाथापाई उनके बीच हो गई हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आई और हमारे तमाम संवाददाताओं ने जिस तरह से रिपोर्ट भी किया, बाकायदा घरों की छत पर पत्थर वहां पर मौजूद थे, जो बोतल थी उन्हें बॉम्ब में तब्दील किया गया था, बॉटल बम्स वहां पर मिले थे, जो गोलीबारी वहां पर की गई। तो एक तरह से पहले से ही प्लान किया गया था। और इसके अलावा जो विधायक हैं फिरोजपुर छिरका के, उनका भी एक बयान सामने आया था जिस तरह से फिरोजपुर विधानसभा में उन्होंने दिया था। और बहुत सारे और भी वीडियोज हैं जो सामने आए कि जो ये यात्रा निकलनी है उसके विरोध में पहले से तैयारियां की गई थी। इस तरह के इनपुट्स भी अब सामने आ रहे हैं। मैं जावेद के पास राज आना चाहता हूं, क्योंकि जावेद उस मंदिर तक गए जहां लोग जा करके छुपे हुए थे हजारों की तादाद में, और बहुत देर बाद जब फोर्सेस वहां पहुंची तो उनको निकाला गया। पेट्रोल बम, पत्थर, गोलियां, बंदूक और फिर हजारों की तादाद में हमलावर। जावेद, चूंकि आप ग्राउंड पर थे, आपने लोगों से बात की, आपने वहां की ज़मीन, वहां के हालात, वहां की आग, यह सब देखी है। निजी तौर पर आपने क्या महसूस किया है? देखिए रानू जी, वहाँ पर जब मैं जो 500 साल पुराना शिव मंदिर है जो कि जू के पास ही है और ये पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ है और आसपास सारे मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ पे गाँव है। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर इस वक्त की हालात ये थी कि वहाँ पे 3 से 4 ITBP की बटालियन को वहाँ पर तैनात किया गया है और बाकी उसके अलावा हरियाणा पुलिस को तैनात किया गया है। जब हम वहाँ के मंदिर के कुछ लोगों से जो उस वक्त वहाँ पर फंसे हुए थे, जिनसे हमने उनसे बात की, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है। तकरीबन उन्होंने कहा कि ये 35 साल से ज़्यादा से समय से शोभा यात्रा निकल रही है और यहाँ से जो निकलती है राणा जी, जो जहाँ पर ये शिव मंदिर है, उस मंदिर से जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया आपको रास्ते में, वो सारे रास्ते में सारे मुसलमानों का घर है। वहाँ से जहाँ से बाहर का रास्ता निकलता है, जो एक तरफ अल्मोड़ा, दूसरी तरफ न्यू शहर को जाता है, ये पूरा जो बेल्ट है ये सारा मुस्लिम बहुल बेल्ट। जावेद, आप ये कह रहे हो कि जिस रास्ते से कलश यात्रा निकल रही थी तो दोनों तरफ आबादी जो है ना मुस्लिम बस्ती है और वहीं हमला हुआ? जी बिल्कुल राणा जी, जो मुस्लिम पूरा एरिया है और जहाँ पर हमने दिखाया कि जो ये मामला है, ये जैसे कि हमारे सहयोगी राजवर्मा बता रहे कि पूरी तरीके से ये एकदम की घटना नहीं है, कहीं न कहीं ये प्लानिंग है। मैं आपको बता दूं कि जो जब हमने बात की मंदिर के अंदर, तो उन्होंने ये बताया कि एक वीडियो बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, जिसको दोनों समुदाय के लोग रिटेलिएट कर रहे थे। एक शख्स जिसका नाम मोनू, उसको लेकर उसको आपत्ति की, जो यहाँ की समाज है, जो मुस्लिम समाज है मेवात की, इसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी चल रहा था, जिसको लेकर आज जो DC है, डिप्टी कमिश्नर जो हैं प्रशांत पवार, उनसे भी मीडिया ने बात रखी थी। कुछ हमने भी अपने इंडिया न्यूज से भी अपने इंटरव्यू के दौरान ये बात रखी थी। SP वहाँ पे थे नरेंद्र, उनसे भी बात की गई थी। जो इंटेलिजेंस फेलियर की बात भी सामने आ रही थी कि अगर इस तरह के सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दो समुदाय के बीच में रिटेलिएट की बात आ रही थी, देखने की बात आ रही थी, तो उसमें जो कलश शोभा यात्रा, उसमें जो बाकी महिला, जो बच्चे शामिल हुए, उनकी क्या गलती थी? जावेद, जो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ मामले जो उठा रहे हैं मोनू मानेसर के हवाले से, उस पर भी हम आएंगे। हम आपको नूह में भड़की हिंसा की आग किस तरीके से आसपास के शहरों में फैली है उसके बारे में पहले बता देते हैं। और यह जो हिंसा है ये दूर दराज तक पहुंच चुकी है। गुड़गांव से, जिसको गुरुग्राम कहते हैं, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर बादशाहपुर में 200 के आसपास लोग बाइक पर सवार, SUV गाड़ियों से पर सवार, वो लोग आए, अचानक धावा बोला और कई दुकानों में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। यहाँ जब हालात बिगड़े हुए थे उसी वक्त इंडिया न्यूज़ के संवाददाता नवीन, जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे थे। मैं अभी आपको नवीन की उस वक्त की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। आराम के कादरपुर में इस वक्त मौजूद हैं और आप हमारे पीछे जो झोपड़ियाँ देख रही हैं, अब से यहाँ थोड़ी देर पहले किसी ने इन झोपड़ियों में आग लगा दी थी और संदेह इस बात पर जताया जा रहा है कि जो नूह में हिंसा भड़की थी, मेवात में हिंसा भड़की थी, उसका असर अभी के समय यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो फायर फाइटर की टीम होती है वो मौके पे यहाँ मौजूद है और आग को बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि अचानक से ये खबर मिली कि कादरपुर, जो बादशाहपुर के पास नज़दीक का इलाका है, वहाँ पर झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी। और अभी के समय आप देख सकते हैं कि जो फायर फाइटर की टीम है
वो लगातार यहाँ पर जुटी है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं मौके पे जो फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियाँ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो मौके पे मौजूद हैं और यहाँ पर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। मेवात और नूह में जो हिंसा हुई थी उसका असर अभी के समय हरियाणा के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। बादशाहपुर में हमने अब से थोड़ी देर पहले देखा था कि वहाँ पर दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी, लूट करने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने उसको विफल कर दिया था, लेकिन अभी के समय कादरपुर में यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झोपड़ियों को जला दिया गया है। और अभी के समय जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। अपराधी, बलवाई, दंगाई समाज और देश के लिए सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये अकारण आम आदमी की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। वो अपनी लय में अपना जीता रहता है, परिवार के साथ दिन गुजारता रहता है, उसको तनिक भी अंदेशा नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, और ये अचानक उसको तबाह करके निकल जाते हैं। मेवात के आसपास के इलाकों की स्थिति अभी आप देख रहे हैं, नवीन ने बताया। मैं अब नवीन तक आपको ले चलना चाहता हूँ। नवीन, सुरक्षा के इतने पुख्ता बंदोबस्त हैं, हर जगह जो है तैनाती है फोर्सेस की, कई इलाकों में 144 लागू है। फिर ये लोग कहाँ से निकलते हैं, कैसे आते हैं और किस तरीके से इस तरह से आगजनी करके लोगों को तबाह करके निकल जाते हैं? आखिर हालात उस तरह के वहाँ हैं क्यों और किस कारण है? बिल्कुल सर, देखिए बता दें कि सोहना में जब हम मौजूद थे तो वहाँ पर शांति कमेटी की मीटिंग हो रही थी और सोहना में शांति को बहाल करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन तभी खबर आती है कि बादशाहपुर जो सोहना से तकरीबन 10 किलोमीटर पीछे है, वहाँ कुछ उपद्रवी पहुँचते हैं। वो जुलूस निकालना चाहते थे और जो नूह में हिंसा हुई थी उसका विरोध करना चाहते थे। जब पुलिस उन्हें रोकती है तो वो फिर दुकानों में लूटपाट शुरू कर देते हैं और घनी आबादी के क्षेत्र में घुस जाते हैं। फिर पुलिस उन तमाम इलाकों में फ्लैग मार्च करती है और उन्हें वहाँ से खदेड़ती है। इसके ठीक 5 मिनट बाद खबर आती है कि बादशाहपुर के पास ही कादरपुर रोड है, वहाँ पर कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई। जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती, जब तक आग को बुझाया जाता, तब तक खबर मिलती है कि वहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूर एक दर्जी के दुकान में आग लगा दी गई। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन कर रहा। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ युवक आए थे, बाइक पे सवार थे, गाड़ियों में सवार थे, वो आग लगा के चले गए। तो पुलिस के सामने चुनौती ये है कि आखिर उनकी पहचान कैसे करें, क्योंकि जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे नाम मात्र के होते हैं और कोई भी स्थानीय व्यक्ति डर से उनकी पहचान नहीं बता रहा। क्योंकि पुलिस की जो मुख्य सुरक्षा है वो सोहना, मेवात, नूह के इलाके में थी। बेशक से सोहना से सटे इलाकों में भी पुलिस को तैनात किया गया था, बादशाहपुर इलाकों में भी तैनात किया गया था, लेकिन पुलिस की संख्या उतनी नहीं थी कि स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। दुकानों में लूटपाट होती है, लोग गलियों में घुस जाते हैं, पुलिस वहाँ फ्लैग मार्च करती है। अंदाज़ा नवीन आपकी बातों से हो रहा है कि दरअसल ऐसे लोग उन इलाकों की तरफ ही भागते हैं या जाते हैं, हमला बोलते हैं जहाँ सीसीटीवी नहीं होते हैं और पुलिस की तैनाती वहाँ उस तरीके से नहीं होती है। इसलिए इनके लिए आसान होता है उस इलाके में जा कर के और हिंसा करके, आगजनी करके निकल भागना। लेकिन एक बात ज़रूर है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप चाहे जितनी शातिर तरीके से अपराध कर लें, आप तक कानून आज नहीं तो कल पहुंच ही जाता है। मेवात के आसपास के कई इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं। नूह से कुछ ही दूरी पर बड़कली चौक और गांव सिंगार में भी हिंसा हुई है। उपद्रवियों ने बड़कली चौक पर दर्जनों दुकानों को जला दिया और गांव सिंगार के राधा कृष्ण मंदिर और महादेव मंदिर को भी घेर लिया। हमला करने वाली भीड़ ने गांव सिंगार में गाड़ियों पर पथराव किया और एक गाड़ी को फूंक डाला। उनके हमले की चपेट में पुन्हाना से आगरा जा रहे कई लोग भी आ गए और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। घायल हुए लोगों ने टूटी हुई गाड़ियों से ही भागकर अपनी जान बचाई है। मौके पर 3 पुलिस वाले थे, लेकिन वो भी घायल हो गए। जो घायल हुए हैं उनको लगता है कि जान बची लाख उपाय। आ रहा था जमालगढ़ जोन में से आ रहा था अपने प्लांट के, बड़े भाई के प्लांट में। फोन नंबर बोलिए। मेरे पास रास्ते में मेरे से हाथापाई करी गई। मैंने उससे ये भी बोला कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ, पर उन लोगों ने नहीं माना। वो कौन लोग थे? वो गांव के थे। कौन थे सर मैं नहीं जानता। कौन से समुदाय के लोग थे? समुदाय मोमडन ही थे वो सब। मोमडन थे। से आगे चला था, ये मान लीजिए आप आधा किलोमीटर चला होगा, उसके बाद गांव टच हो गया था। पहला गांव टच। जब कभी भी बलवाई दंगाई हमला करते हैं तो वो पूछते नहीं हैं, लेकिन पहचानते हैं। उनको पहचान होती है किसको निशाना बनाना है।
किसको नुकसान पहुंचाना है। हमारे सहयोगी दीपक पिछले 48 घंटों से लगातार, जब से ये दंगा भड़का है, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है, ग्राउंड पे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, हालात को देख रहे हैं। और जब महिलाओं को खास करके जो फंसी हुई थी उनको बाहर निकाला जा रहा था, उस समय भी फोर्सेस के साथ उन लोगों के बीच में आप थे। दीपक, घंटों तक जो लोग फंसे हुए थे, खासकर महिलाओं की बात मैं कर रहा हूँ, और वहाँ हालात बहुत नाजुक थे, गोलियाँ चल रही थी, पुलिस वाले घायल हो रहे थे, 2 की जान भी गई है। उस समय आप ग्राउंड पे थे, आपको नूह में जो कुछ हुआ उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश दिखती है, और वहाँ जो कुछ हुआ उसके बाद आसपास के इलाकों में जो हो रहा है उसको लेकर के आपकी अपनी समझ क्या कहती है? जी बिल्कुल, क्योंकि कल जिस तरीके से ये जब हिंसा घटी दोपहर के समय, ये ज्यादा उग्र की बात करें तो तकरीबन 2-2:30 बजे हुई, और उस वक्त भी, उससे पहले ही हम वहाँ मौके पर पहुंचे। तो जैसे ही ये घटना घटी, सूचना मिली तो कुछ ही देर के बाद जो है पहुंचे, और जब देखा जिस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पर थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अचानक कोई घटना नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं, ये अचानक हुआ हमला नहीं था। जिस तरीके से शोभा यात्रा हर वर्ष होती है, उसका एक बाकायदा तैयारियां होती है, एक धार्मिक शोभा यात्रा होती है, लेकिन इस बार सबको पता था ये शोभा यात्रा है, लेकिन कुछ संदेश देना है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और इसको लेकर के धमकियां पहले से ही आ रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि विधायक वहां के कांग्रेस के मामन खान, उनके बयान आए थे, विधानसभा में तक उन्होंने बयान दिया था, एक शब्द बोला था कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, यानी प्याज सा फोड़ देंगे उनको, यानी कि ये हालत कर देंगे अगर अब वो यहाँ पर आते हैं तो। हालांकि मुख्य जो टारगेट था वो एक युवक मोनू मानेसर नाम का था, लेकिन इसके अलावा पूरे लोगों के लिए चेतावनी थी। कुछ दिन पहले तक भी ये बयानबाजी की गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि दीपक ने जिस बात को अभी रखा है मेरे सामने, मैं उस बात को लेकर के शो में आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं अपने आप सभी 4 सहयोगियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। शो में आगे बढ़ने से पहले आप जुड़े, आपने इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को वहाँ की जो हालात हैं, जो ग्राउंड पर सिचुएशन है, उसके बारे में जानकारी दी। अब सवाल ये है कि हालात ऐसे बने क्यों? नूह में जलाभिषेक यात्रा पर भयानक हमला हुआ क्यों? दरअसल फरवरी में नासिर और जुनैद नाम के 2 लोगों की मौत हुई थी। उनकी लाश हरियाणा के भिवानी जिले में एक बोलेरो में जली हुई हालत में मिली। इन हत्याओं के लिए पुलिस ने मोनू मानेसर नाम के एक आदमी के खिलाफ FIR दर्ज की। वो भागा हुआ है। उसी मोनू मानेसर ने एक वीडियो जारी कर शोभा यात्रा में आने की बात कही थी और लोगों से भी अपील की थी कि आप बड़ी संख्या में आएं। मगर सच ये है कि वह सिर्फ वीडियो भर ही रहा, आया नहीं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हमले की तैयारी और हमला इस कारण हुआ कि मोनू मानेसर आया हुआ है। अब आप बताइए कि जिस यात्रा में हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, यात्रा हर साल की तरह आराम से इस बार भी चल रही है, और एक समुदाय सिर्फ इस शक के आधार पर कि मोनू मानेसर आया हुआ है हमला कर देगा। बच्चों, महिलाओं और यात्रा में शामिल लोगों को उनकी जान लेने पर आमादा हो जाएगा। ये सनक और ठेठ गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? आप गोली, बंदूक, लाठी, हथियार, पत्थर, पेट्रोल बम से लैस होकर के उन लोगों पर हमला बोल देंगे जिन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। साफ दिखता है कि एक बड़ी साजिश के तहत ही ऐसा हुआ होगा। अगर इसको ठीक से आप समझें तो एक आदमी का भड़काऊ बयान इस हमले का कारण दिखता है। उसके तार वहां तक जाते हैं। वह है फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान। मामन खान ने विधानसभा में धमकी दी थी कि अगर मोनू मानेसर आएगा तो उसको प्याज की तरह छील देंगे। मोनू मानेसर पुलिस के रिकॉर्ड में अपराधी है, उसके साथ आपको जो करना है वह करो, लेकिन आप क्या आम आदमी को इस तरीके से हमला कर दोगे उस पर? आप मामन खान का वह बयान सुनिए जो उन्होंने विधानसभा में दिया था। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्याज सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में। जनप्रतिनिधि जब ऐसा बयान देता है तो लोगों के बीच में माहौल कैसा बनता होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मामन खान ने ऐसे बयान बाद में भी दिए और कहा जा रहा है कि इसके बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट आए जो ताकत बताने और सबक सिखाने की बातों से भरे हुए थे। उन्हें डिलीट किया गया, लेकिन पुलिस का साइबर सेल उन पोस्ट को खंगाल रहा है।
पुलिस ने लोगों को ताकीद कर रखी है कि किसी ने अगर झूठी खबर फैलाई या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली, धर्म, जाति, वर्ग विशेष के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की या कोई भड़काऊ पोस्ट डाला जिससे शांति भंग होती है, तनाव फैलता है, तो कार्रवाई सख्त होगी। अभी जो हालात हैं उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां और पुलिस बल की 20 कंपनियां तैनात की गई। नूह जिले में धारा 144 लागू है, कुछ और जिलों में भी है, और 2 अगस्त तक नूह में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। नूह में जो कुछ भी हुआ वो एक बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि समाज के भीतर जहर फैला करके, लोगों को लामबंद करके, दंगे पर उतारू होकर के और एक जा रही यात्रा पर हमला कर माहौल बिगाड़ने और इस तरीके के हालात बनाने के जिम्मेदार कौन हैं? पहले उनकी पहचान और धरपकड़ बहुत ज़रूरी है और जितने भी लोग इसके गुनहगार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई एक मिसाल बननी चाहिए। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।